नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और वो है लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंगों के निर्धारण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो किन किन आधारों पे लिंग का निर्धारण किया जाता है, हिंदी व्याकरण के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे और आज बिना इधर उधर की बात किए हम लोग सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। और पहले हमें ये समझना है कि लिंग है क्या। दो तीन चीज़ें मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगा कि ये लिंग है क्या, और साथ में लिंग को हम लोग परिभाषित भी करेंगे। तो पहले लिंग का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। दोस्तों लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, निशान। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चिन्ह। परिभाषित करते हैं इसको तो शब्दों के जिस रूप से वर्णित वस्तु के बारे में यह पता चले कि वह स्त्री है या पुरुष, लिंग कहलाता है। यानी शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे ही हम लोग लिंग कहते हैं। तो लिंग समझ में आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सामान्य सा पॉइंट है। लेकिन दोस्तों यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा कह लें या फिर यूपीएसएससी की जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, इन ऐसी परीक्षाओं में इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, किन आधारों पे किया जाता है लिंग का आधार। तो यहाँ पे पहला आधार जो है मैंने लिखा है रूप के आधार पे, दूसरा आधार होता है प्रयोग के आधार पे, और तीसरा आधार होता है लिंग निर्धारण का, वो है अर्थ के आधार पे। तो इन कुल तीन आधारों पे हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण किया जाता है। मैं समय बचा सकूं इसलिए मैंने पॉइंट सारे लिख रखे हैं यहाँ पे, और जल्दी जल्दी बिल्कुल कम समय में आपका लूँगा और इसी समय में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। बाकी किताबों से अध्ययन तो आपको करना ही है, मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ। चलिए रूप के आधार पे, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रूप के आधार पे रूप का मतलब क्या है। रूप के आधार पे हम लिंग निर्धारण करते हैं हिंदी में। तो रूप का यहाँ पे मतलब ये है कि शब्दों की व्याकरणिक बनावट किस प्रकार की है, उसमें प्रत्यय किस प्रकार के लगे हैं और उनकी बनावट पुरुष जैसी है या स्त्री जैसी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग यहीं पे वर्णमाला की बात की जाए तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वर्णमाला में भी जो अक्षर होते हैं वो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो मैं यहाँ जानकारी के लिए एक लाइन आपको लिख देता हूँ। बड़ी ई, छोटी ई और री, ये स्वर में तीन अक्षर ऐसे हैं स्वर जिनको कि स्त्रीलिंग माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है कि स्त्रीलिंग वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ड कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पॉइंट पे आते हैं हम लोग रूप के आधार पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ये मतलब है कि शब्द की व्याकरणिक बनावट किस प्रकार की है, किस प्रकार के प्रत्यय उसके अंत में लगे हुए हैं। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि अकारांत तथा आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये पुल्लिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं और आगे हम लोग ये स्त्रीलिंग के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल पुल्लिंग के बारे में मैंने ये तीन पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग पे आएंगे। अकारांत और आकारांत को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो अकारांत का मतलब, अंत का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि उस शब्द का अंत किस स्वर पे हो रहा है, अ पे हो रहा है। यदि शब्द के अंत में अ आएगा तो अकारांत, यानी अ से अंत हो रहा है उसका, और यदि शब्द के अंत में आ आता है तो वो उसको हम लोग आकारांत कहेंगे। बहुत सामान्य सा बिंदु है, आप लोग को समझना चाहिए। चूँकि यहाँ पे आया था तो मैंने इसके बारे में चर्चा करना उचित समझा। तो यदि अकारांत तथा आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अब इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे राम, सूर्य, घोड़ा, इसी में जोड़ लीजिए इक्का,
दवा, हवा। ये आप अपने दिमाग से कुछ भी शब्द आप चुन सकते हैं और जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको देखिए, इनका अंत जो है वो या तो अ पे हो रहा है या फिर आ पे हो रहा है। और इस तरह के शब्दों को प्रायः पुल्लिंग ही, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हमारा है कि भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व या य हो, ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रायः पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल आपको ये और ये दोस्तों पुंगलिंग है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो पुम धन लिंग होता है और जो उसका म होता है जब संधि होती है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। ये भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पुम धन लिंग, ये म जो है ये अनुस्वार में बदल के यहाँ पे आ जाएगा तो पुंगलिंग होता है। वाक्य शुद्धिकरण में या शब्द शुद्धिकरण में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इस पे भी ध्यान आप लोग रखिएगा। तो हम लोग कहाँ थे? भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व या य हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में देख लीजिएगा, कौन कौन से प्रत्यय हो सकते हैं। त्व, व या य हो तो वो अक्सर जो है वो पुल्लिंग होंगे। अब देख लीजिए, उदाहरण इसका लिखूंगा मैं तो आपको ये समझ में आएगा। त्व से जैसे गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व, गौरव, गौरव, शौर्य हो जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जिनके अंत में त्व, व या य हो वो प्रायः पुल्लिंग होंगे। समझ में आ गया होगा आपके। अब ये आखिरी पॉइंट है इसमें, ये हम लोग रूप के आधार पे देख रहे हैं, के आधार पे और अर्थ के आधार पे हमारा देखा जाना बाकी है। देखिए दोस्तों, जो हिंदी में लिंग का निर्धारण है, वस्तुओं को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहने का चलन है, वो बहुत कुछ जो सामाजिक रूप से परिवर्तन होते आए हैं, सामयिक रूप से परिवर्तन होते आए हैं आदि से अभी तक। तो कुछ शब्दों को बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किसी को कह दिया कि ये पुल्लिंग है, हम कहते आ रहे हैं। जैसे हाथी को हम लोग क्या समझते हैं? हाथी को हम लोग स्त्रीलिंग समझते हैं। यदि लोकल भाषा में हम लोग देखें तो हाथी, और हाथी का पुल्लिंग जो है हत्था बोलते हैं हम लोग, लेकिन हत्था नहीं होता है। हाथी की स्त्रीलिंग जो होती है वो हथनी होती है। लेकिन इस तरह से कुछ व्यवहार में ये चीज़ें होती आई हैं तो उसी को हम लोग मान लेते हैं और वही दिमाग में होता है। लेकिन यहाँ पे जब व्यवस्थित रूप से हम लोग पढ़ेंगे तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाथी अपने आप में खुद ही पुल्लिंग शब्द है और उसकी स्त्रीलिंग हथनी होगी, लेकिन लोकल स्तर पे उसको हत्था बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से और भी शब्द होंगे, आगे हम लोग चर्चा कर सकते हैं उस बारे में। तो यहाँ पे दूसरा जो बिंदु था हमारा वो स्पष्ट हो चुका है। भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, व या य हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण मैंने 2-3 आपको बता दिए, बाकी आप किताबों से उसको विस्तृत करिए तो आपको फायदा मिलता जाएगा उसका। आखिरी पॉइंट है पुल्लिंग वाले में, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, खाना, आव इत्यादि जुड़े हो तो वो भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देख लीजिए, इसमें मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे बचपन, बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया। बालपन, पागल खाना, इसमें आप दवा खाना भी जोड़ सकते हैं। अब आप अध्ययन करेंगे तो और भी उदाहरण आपको मिलेंगे और आप लोग कुछ अलग टाइप के उदाहरण खोजने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप शब्दों को देखेंगे, पढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ आपको बता दिया, आधार बता दिया, कुछ उदाहरण बता दिए, समझा दिए उसको। अब आपका काम है कि उसको आगे जाके देखिए। अगले पॉइंट पे आते हैं जो है कि स्त्रीलिंग का है। अब ये 3 पॉइंट जो है मैंने स्त्रीलिंग के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह के शब्द होंगे तो वहाँ पे वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं।
जैसे पहला है आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब ये देख लीजिए आकारांत यहाँ भी था, लेकिन देखिए यहाँ आका घोड़ा, तो ये इसके अंत में आ है, लेकिन अब गायिका आप लिखेंगे तो आप देखिए क्या होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको इसमें बांधना नहीं पड़ेगा, उनको आपको रैंडमली याद ही करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कि सही उसका फ़ायदा मिल पाएगा। और इसके लिए बस वही है कि किताबों का अध्ययन आप कीजिए। जैसे इसमें लिख सकते हैं लता, रमा, ममता। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपको ये स्त्रीलिंग होंगे। और इसमें क्या है, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इकारांत जो शब्द है वो भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन यहीं पे मैं आपको इसके अपवाद भी बताऊंगा। जैसे रीति, नीति। अब ये इनका अंत जो है ये ई पे हो रहा है। इसमें अब देख लीजिए, मैं अपवाद इसमें मैं बता देता हूँ आपको। अपवाद जैसे कभी भी ई पे ही अंत हो रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। इसी तरह से रवि भी लिख देंगे आप, तो ये भी इकारांत शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। तो इस तरह के शब्दों को आप रैंडमली आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और आप पढ़ेंगे तो आराम से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आई, इया, इमा, आवट, ये आदि प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें भी कुछ आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ और उस आधार पे आप आगे का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे दाई, दवाई, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। महिमा, लिखावट, इसी प्रकार से इसमें रसोइया। तो इस तरह के जो शब्द होंगे, आई, इया, इमा, आवट, इस तरह के प्रत्यय जिनमें लगे होंगे वो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। तो दोस्तों आपने इसको समझा होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों मैंने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, इस पे बात कर लेते हैं बारी बारी से। बहुत सामान्य से पॉइंट है। दूसरा है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे लिंग का निर्धारण किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि संज्ञा के साथ कौन सा विशेषण लगा है, क्रिया कौन सी लगी है, या फिर कारक कौन सा लगा हुआ है। इसके आधार पे ये हम तय करेंगे कि जो वर्णित वस्तु है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। एक उदाहरण मैं लिखता हूँ, जैसे अच्छा लड़का। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिखा, अच्छा लड़का, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये विशेषण है। यदि इसको हमको लड़की के लिए यूज़ करना है, लड़की के लिए प्रयोग करना है, तो ये अपने रूप को बदलेगा और ये हो जाएगा अच्छी लड़की। एक उदाहरण और देखते हैं। हमको यहाँ पे विशेषण या फिर जो कारक लगा हुआ है उन पे ध्यान देना पड़ेगा, और वही ये निर्धारित करेंगे कि ये वस्तु जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे राम का चाकू, राम की पुस्तक। अब इन दोनों वाक्यों को आप देख लीजिए। ये चाकू चूँकि पुल्लिंग है, और आप देख सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे जो कारक लगा हुआ है, यानी ये संबंध कारक है, तो इसके अनुसार जो है ये लिंग का निर्धारण हुआ है कि चाकू जो है ये पुल्लिंग हो गया, लेकिन पुस्तक जो है वो यहीं पे
प्रयोग के आधार पे हमने देखा कि पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितना आप ज़्यादा इसको पढ़ते जाएंगे, इसके बारे में किताबों से अध्ययन करेंगे तो आपको वो चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। आखिरी इसमें है, देख लीजिए, अर्थ के आधार पे। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से वो समान होते हैं, उनके अर्थ समान होते हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग होगा तो हम भिन्न भिन्न प्रकार से उनका प्रयोग करेंगे। 3-4 शब्द ऐसे मेरे पास हैं जिनको ज़रा सा हमें देखना पड़ेगा और इनके प्रयोग में अक्सर गलतियां की जाती हैं और वाक्य शुद्धिकरण में इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है। जैसे मैं एक यहाँ पे आपको शब्द लिखता हूँ, आपकी महान कृपा होगी। आपको इस वाक्य में क्या लग रहा है? क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत तो है, मौसम के आधार पे ये थोड़ा सा मौसम के अनुसार कुछ चीज़ें आ जाती हैं। खैर, आते हैं पॉइंट पे। आपकी महान कृपा होगी, तो ये महान जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आपको देखने में लग सकता है कि ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन ये वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। ये कृपा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे कायदे से होना चाहिए था महती। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये महती होगा। इसी प्रकार से एक और आपको उदाहरण में लिखता हूँ, वह अच्छी कवि है। आपको क्या लगता है, ये वाक्य शुद्ध है? आप सोच के बताइए, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ये अच्छी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और हमको यहाँ पे कवि के स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहिए था, जो है कवयित्री। कवयित्री। तो इसी प्रकार से नेता है तो नेत्री। अब सामान्य जीवन में ये चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत करती हैं और चूँकि हमने जो सुन रखा है वही चीज़ें अक्सर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक और आपको उदाहरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आप सोच के बताइए, साधु। आप जानते हैं एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अब गांव में तो आप जाएंगे तो साधुवाइन बोल देंगे, लेकिन साधुवाइन होगा नहीं। आपको ऑप्शंस में ऐसे मिल जाएंगे शब्द, लेकिन इसका क्या होगा? साध्वी। तो इस तरह से अर्थ के आधार पे हम लिंग का निर्धारण करते हैं और कुछ ऐसे 8-10 ही फिक्स शब्द हैं, उनको आप देखिए और उनके प्रयोग को भी वाक्यों में देखिए कि इनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे विद्वान है तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। तो इस तरह से शब्द हैं, आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि यूपी राजस्व लेखपाल के लिए ये मैंने स्पेशल बैच शुरू किया है। आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। हिंदी से संबंधित तमाम अच्छी वीडियोस मगन ट्यूटोरियल्स पे उपलब्ध हैं, अपलोडेड हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके उन वीडियोस को आप देखिए, उनसे मदद लीजिए और किताबों से भी अध्ययन कीजिए। यूट्यूब पे भी समय दीजिए, और भी बहुत सारे अध्यापक हैं उनको भी देखिए, जहाँ से आपको अवधारणाएँ समझ में आ जाती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो उनको आपको देखना चाहिए। और उसके आधार पे मैं हर वीडियो में अपने कहता हूं कि आप किताबों से नाता जोड़िए, किताबों से दोस्ती कीजिए। किताबों से जितना अधिक दोस्ती करेंगे उतना ही वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।